हेलो एवरीवन। मेडिक्विक ऑनलाइन में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो अब हम अपनी मेटाबॉलिज्म की जो लेक्चर सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे इनबॉर्न एरर ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं वो कैसे मेटाबोलाइज होते हैं अपनी बॉडी में। तो हमने बात की थी फिनाइलएलिनिन की, टायरोसिन की और ट्रिप्टोफेन की। ठीक है, हमने उन सभी की स्ट्रक्चर देखी थी, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, कैसे वो कैटाबोलाइज हो रहे हैं बाद में जाके। अब हम उनके इनबॉर्न एरर की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनाइल कीटोन यूरिया, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन इनबॉर्न एरर होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब इसका जो इंसिडेंस है वो उसका चांसेस है लगभग 10,000 बर्थ में एक चांस है इसका प्रेवलेंस का। ठीक है, ये इसका इंसिडेंस रेट है। अब ये होता क्या है, इस पॉइंट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या है कि अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर स्टेज में हैं तो जब उनका क्रॉस कराने पर जो प्रोजेनी बनती है तो ये होगा, मान लो ये कैरियर स्टेज है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये मान लो मदर है और ये फादर है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, जब क्रॉस कराया तो प्रोजेनी मिली हमको कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ये तो कैरियर रहेगी। जो स्मॉल स्मॉल दोनों जो रेसेसिव कैरेक्टर वाले होंगे उस कंडीशन में ही डिसीज होगी। मतलब कि अगर जब दोनों पेरेंट्स कैरियर स्टेज में आएंगे तो 4 बच्चों में से एक बच्चे में प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ये डिसीज्ड चाइल्ड हो। ठीक है, अब ज़रा पिछला रिवीजन करते हैं। पहले लेक्चर में हमने इस साइकिल को देखा था कि कैसे फिनाइलएलिनिन जो है वो टायरोसिन में गया, टायरोसिन गया फिनाइल हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट में और वो आगे जाके होमोजेंटिसेट में। अब देखो, पहली रिएक्शन में जो एंजाइम यूज हो रहा था वो हो रहा था फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, और H4 बायोप्टेरिन था वो H2 में कन्वर्ट हो रहा था और H2 को वापस से H4 में कन्वर्ट किया जा रहा था डाईहाइड्रो बायोप्टेरिन रिडक्टेज से। ठीक है, अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज है, जो पहली हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन थी, वो एंजाइम अगर ब्लॉक हो जाए, ठीक है, वो एंजाइम ब्लॉक हो जाए तो उसको नाम दे दिया इन्होंने क्लासिकल फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, अभी इसका क्लासिफिकेशन देखें कैसे इसको टाइप में बांटा है। अभी पहले केवल नाम की बात करते हैं। फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज अगर ब्लॉक हो जाए तो इसको नाम दिया है क्लासिकल फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, और जो डाईहाइड्रो बायोप्टेरिन रिडक्टेज है अगर ये ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो इसका नाम दिया इन्होंने एटाइपिकल फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, अब यहीं क्या होता है कि एक और एंजाइम होता है जो H4 के इसके सिंथेसिस में काम आता है, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन के। एक्चुअली इसका जो सिंथेसिस होता है वो होता है जीटीपी से। ये बहुत लंबी साइकिल है, कई सारी प्रोसेस उसमें स्टेप रहते हैं। जीटीपी से H4 बायोप्टेरिन का फॉर्मेशन होता है। वो इनमें जो सबसे मेन एंजाइम, ये जो रिएक्शन के जो मैं बता रहा हूँ सीरीज है सीक्वेंस का, इसमें जो मेन एंजाइम यूज होता है वो होता है साइक्लो रिडक्टेज। साइक्लो रिडक्टेज, ठीक है, मेन एंजाइम जो है वो है साइक्लो रिडक्टेज। ये आपको बुक में बहुत कम मिलेगा। एक बार पीजी में इसका क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन में दिया हुआ था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें मेनली ये पूछा गया था इसमें कि ये फिनाइल कीटोन यूरिया है किन किन एंजाइम के ब्लॉकेज से होती है। ठीक है, किन की डेफिशिएंसी से होती है। तो उसमें पहला ऑप्शन है फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज, दूसरा है डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज और थर्ड था साइक्लो रिडक्टेज। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो किताबों में मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। साइक्लो रिडक्टेज देखो जीटीपी से H4 बायोप्टेरिन का फॉर्मेशन कराता था। अब वही H4 आगे जाके H2 में कन्वर्ट होता था। तो अपन को जो बुक में मिलता है तो वो ये बोलता है कि वो हार्मोन, वो एंजाइम जो H2 बायोप्टेरिन या डाईहाइड्रो बायोप्टेरिन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर दे, बस ये एंजाइम का नाम नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि देख लो आप, ये है क्लासिकल फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, क्लासिक फिनाइल कीटोन यूरिया ये हो रहा है डिफेक्ट इन फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज से। ठीक है, अब है एटिपिकल फिनाइल कीटोन यूरिया या फिर टाइप 2 और टाइप 3, ये हो रहा है डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज की उससे डेफिशिएंसी से। ठीक है, अब ये बाद में आता है टाइप 4 और टाइप 5। ये इसने बोल दिया केवल डिफेक्ट इन डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन सिंथेसिस, यहाँ नाम नहीं दिया इसने। ठीक है, नाम बहुत ही कम बुक में मिलेगा आपको, ये पीजी में ऑप्शन में था इसलिए मैंने आपको बताया कि साइक्लो रिडक्टेज होता है वो जीटीपी से H4 का सिंथेसिस करवाता है और H4 फर्दर जाके H2 में, मतलब कि डाईहाइड्रो में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इन्होंने यहाँ लिख दिया है डिफेक्ट इन डाईहाइड्रो बायोप्टेरिन सिंथेसिस। ठीक है, तो क्लासिक जो है वो हो रहा है फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी से। एटिपिकल में टाइप
2 और टाइप 3 ये हो रहे हैं डाईहाइड्रोबाइप्टेरिन रिडक्टेज की डेफिशिएंसी से, और जो टाइप 4 और टाइप 5 है ये हो रहे हैं साइक्लोरिडक्टेज की डेफिशिएंसी से। ठीक है, ये 3 प्रकार के अपने पास फिनाइल कीटोन यूरिया हैं। अब देखो फिनाइल कीटोन यूरिया का डिपोजिशन होता रहेगा। देखो अगर ये एंजाइम मान लो मेरे पास इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, फिनाइल एलिनिन का टायरोसिन में कन्वर्जन बंद हो जाएगा, क्योंकि फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज ही तो था जो फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा था। अब इसकी डेफिशिएंसी हुई तो टायरोसिन में उसका कन्वर्जन बंद हो गया, मतलब कि फिनाइल एलिनिन का लेवल बढ़ता जाएगा, फिनाइल एलिनिन का ही लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉडी में इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब इसका लेवल बढ़ जाता है, अब इसको तो मेटाबोलाइज होना है, अब ये अल्टरनेट पाथवे एक चूज कर लेता है अपने को, आपको मेटाबोलाइज करने के लिए। उस पाथवे में क्या होता है कि फिनाइल एलिनिन है, सबसे पहले उसमें ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होती है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है फिनाइल पायरूवेट में। फिनाइल पायरूवेट फर्दर या तो रिड्यूस होगा तब कन्वर्ट होगा फिनाइल लैक्टेट में, या फिर उसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल एसीटेट में, और वो फर्दर जाके डिवाइड हो जाता है फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामाइन में। ठीक है, ये अपने पास 4 हैं, फिनाइल पायरूवेट, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल लैक्टेट और फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामाइन। ये चारों के नाम याद रखने हैं। एक बार पीजीएम क्वेश्चन पूछा है इसका, वो मैं भी आप आगे बताऊंगा क्या क्वेश्चन था। ठीक है, अब जरा ये डिसीज़ का नाम कैसे आया है, जरा इस बारे में जरा बात कर लेते हैं। ये होता है एक, ये कीटो एसिड होता है, ये फिनाइल पायरूवेट है, ये एक कीटो एसिड है। अब देखो डिसीज़ का नाम क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया, मतलब कि यूरिन में कोई फिनाइल का कीटो एसिड प्रेजेंट होगा, इसीलिए इस डिसीज़ का नाम दिया गया फिनाइल कीटोन यूरिया। तो यही कीटो एसिड होता है जो यूरिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिनाइल पायरूवेट मेनली इसी की वजह से इस डिसीज़ का नाम दिया था फिनाइल कीटोन यूरिया। अब ये फिनाइल एलिन आगे जाके मेटाबोलाइज हुआ है पायरूवेट में, लैक्टेट में, एसीटेट में, एसिटाइल ग्लूटामाइन में। ठीक है, तो इन सभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, इन सभी का सिक्रेशन होने लगता है यूरिन से। ठीक है, और कभी कभी कुछ बुक में लिखा हुआ है कि ये माउजी ऑर्डर होती है इसकी यूरिन की, तो वो अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो वो होती है फिनाइल एसीटेट की वजह से। ठीक है, जो माउजी ऑर्डर होती है। तो क्लियर है, फिनाइल एलिनिन अगर वैसे मेटाबोलाइज नहीं होगा टायरोसिन में, तो वो एक दूसरा अल्टरनेटिव पाथवे चूज करेगा जिसमें ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होती है। सबसे पहले वो फिनाइल पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो रिड्यूस हुआ तो फिनाइल लैक्टेट में गया, उसी पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो फिनाइल एसीटेट में आ गया, और वो फर्दर फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट सीएनएस पे, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है सीएनएस में इसके कि देखो मेंटली रिटार्डेड होगा बच्चा जो होगा, वो उसमें फेलियर ऑफ ग्रोथ होगी, ग्रोथ की डेफिशिएंसी होगी, ग्रोथ नहीं शो करेगा वो, और ट्रिमर्स होंगे। अब एक्चुअली इनका जो एग्जैक्ट बायोकेमिकल रीजन है वो किसी को अभी तक नन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि ये जो हो रहा है ये सीएनएस पर इफेक्ट ये क्यों हो रहा है। अब होता क्या कि देखो जो फिनाइल एलिनिन था अब उसका डिपोजिशन बढ़ता गया। ठीक है, क्योंकि एंजाइम की कमी आ गई, ये एंजाइम कम हुआ, टायरोसिन में कन्वर्ट होना बंद हो गया, तो फिनाइल एलिनिन का लेवल बढ़ता गया। ये क्या होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये पहुंच जाता है ब्रेन में। ठीक है, और ये वहाँ जब पहुँचेगा तो इसका एक्यूमुलेशन वहाँ होने लगता है, और ये इम्पेयर कर देता है ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर एरोमेटिक अमीनो एसिड को। सीधी सी बात है, टायरोसिन तो बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, और जो दूसरा वाला है ट्रिप्टोफैन, उसका जब इसका लेवल बढ़ता जाएगा तो ये उसको इनहिबिट कर देता है और खुद ही वहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, और दूसरा रीजन है कि सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटेड, और सीधी सी बात है हमने देखा था कि फिनाइल एलिनिन टायरोसिन में जा रहा था और टायरोसिन आगे जाके न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन करवा रहा था। ठीक है, तो उस वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका फॉर्मेशन भी रुक जाएगा। तो ये तो हमने सीएनएस पे इफेक्ट देखा। अब है ये पिगमेंटेशन पे। अब हाइपोपिगमेंटेशन, फेयर स्किन, ब्लू कलर होगा आई का। अब देखो जो टायरोसिन था वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जिनका वो फॉर्मेशन करवाता है, जिसमें मैंने आपको थायराइड हार्मोन T3 T4 बताए थे, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, मेलेनिन नाम का देखो एक पिगमेंट भी बताया था जो कि एक्चुअली पिगमेंटेशन के काम आता है। ठीक है, अब उसका भी फॉर्मेशन टायरोसिन ही करवा रहा था। अब टायरोसिन की कमी होगी तो मेलेनिन की कमी होगी डेफिनेटली। ठीक है, अब मेलेनिन की कमी हो गई तो ये पिगमेंटेशन नहीं करवाएगा, तो हाइपोपिगमेंटेशन होगा, और जो स्किन का कलर होता है वो फेयर होने लगेगा। ठीक है, और आंखों का कलर ब्लू होने लगता है। ठीक है, तो ये इसका
पिगमेंटेशन पे इफेक्ट है। पहला CNS पे था, अब पिगमेंटेशन पे। ठीक है, अब इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले स्क्रीनिंग करी जाती है न्यूबॉर्न बेबी की, तो उस टेस्ट को बोलते हैं ग्यू3 टेस्ट। ठीक है, अब ये ग्यू3 टेस्ट ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लगभग ऑप्शन में था इसका ये, कि इसको जो ग्यू3 टेस्ट होता है ये ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे पास मान लो डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, तुरंत बाद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उसमें डेफिशिएंसी अगर होती भी है ना उस एंजाइम की, तो वो मदर के एंजाइम से, मैटरनल एंजाइम यूज करके वो तो फॉर्मेशन करता रहेगा, फिनाइल कीटोन यूरिया से आगे, वो फिनाइल एलिनिन से आगे जाके टायरोसिन बनाता रहेगा। कुछ जन्म होने के कुछ दिन बाद, लगभग 8 से 10 दिन बाद इस टेस्ट को लगाया जाता है। ठीक है, ताकि पता चले उसमें एग्जैक्ट डेफिशिएंसी है या नहीं है। ठीक है, तो ग्यू3 टेस्ट। अब ये जो क्वेश्चन आया था कि ग्यू3 टेस्ट इनमें से किस किस कंपाउंड का डिटेक्ट, किन 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 कंपाउंड की उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर पाता है, तो ये अभी मैंने आपको बताए थे, तो मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आगे। ये तो वो कंपाउंड है फिनाइल पायरूवेट, फिनाइल लैक्टेट, फिनाइल एसीटेट और फिनाइल ग्लूटामाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजी में। अब ये तो हो गया ग्यू3 टेस्ट। अगला टेस्ट लगाते हैं अपन फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, फेरिक क्लोराइड यूरिन टेस्ट, इसमें कि ग्रीन कलर ऑब्टेन होता है। अब इसको आजकल नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये फॉल्स टेस्ट, कोई भी कंपाउंड होता है वो दे सकता है ग्रीन कलर को, इसीलिए इसको आजकल नहीं लगाया जाता है। अब लेटेस्ट है टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये बेस्ट होता है किसी भी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म को चेक करने के लिए। ठीक है, टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप याद रखें। ठीक, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि आपको खाना देना है विद लो फिनाइल एलिनिन कंटेंट। ठीक है, अब सीधी सी बात है, फिनाइल एलिनिन का लेवल बढ़ता जा रहा है, आप खाने में और फिनाइल एलिनिन लोगे तो उसका लेवल और बढ़ जाएगा, तो इसीलिए इसको कम से कम मात्रा में देना है। ठीक, अब फिनाइल एलिनिन क्या हुआ, टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है। फिनाइल एलिनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया। फिनाइल एलिनिन का टायरोसिन में अब कन्वर्ट होता था नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन इस जब ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो ये कन्वर्ट हो नहीं पाएगा। अब टायरोसिन देखो, अभी तक तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड था, लेकिन जैसे ही उसकी डेफिशिएंसी हुई तो वो एसेंशियल अमाइनो एसिड बन गया, तो उसको भी सफिशियंट क्वांटिटी में देना पड़ेगा। ठीक है, इसको सफिशियंट क्वांटिटी में देना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। अब एक अपने पास एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है एस्पार्टेन नाम का। ठीक है, तो एस्पार्टेम कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, क्यों, क्योंकि ये होता है ना, ये एक डाईपेप्टाइड होता है। डाईपेप्टाइड मतलब कि दो कंपाउंड से मिलकर बनता है, एक तो होता है एस्पार्टेट और एक होता है फिनाइल एलिनिन। अब सीधी सी बात है, पहले से ही फिनाइल एलिनिन का डिपोजिशन होता जा रहा है, आप फिनाइल एलिनिन और देते जा रहे हो, आप डायरेक्टली नहीं दे रहे हो लेकिन एस्पार्टेम की फॉर्म में दे रहे हो, एस्पार्टेम बना हुआ है फिनाइल एलिनिन से। ठीक है, तो इसीलिए इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है कि ये नहीं देना होता है इसमें, क्योंकि इनडायरेक्टली आप फिनाइल एलिनिन ही दे रहे हो। ठीक है, तो ये बात हुई फिनाइल कीटोन यूरिया की पूरी। ठीक है।